अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज जहां ज़ेब नकवी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। इससे पहले हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, कूलम्ब्स लॉ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे, और इसके साथ ही हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट को। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आइडिया जो सबसे पहले प्रपोज किया था वो माइकल फैराडे ने प्रपोज किया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दर हकीकत है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मुराद क्या है, इसकी डेफिनेशन को हम इससे नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट से भी समझेंगे। अभी जस्ट इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट सेड्स दैट अ पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब भी आप किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो जिस रास्ते पर वो चार्ज मूव करे उसके उस पाथ को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम मान सकते हैं कि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, एक तरह का एक मैप है जो कि बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है या किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। इनको एक और नाम भी दिया जाता है विच इज नोन एज लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स क्यों कहा जाता है? देखिए, अभी हमने कहा कि चूंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हमें किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, वहां पर उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। तो इसलिए हम इनको नाम देते हैं लाइन ऑफ फोर्स का भी। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि बेसिकली ये है क्या, इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। इसके राउंड अबाउट हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को प्लेस कर दिया, बहुत सारे पॉजिटिव क्यू नॉट चार्जेस को इसके राउंड अबाउट फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब ये पॉजिटिव इन तमाम पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, कूलम फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्जेस सीधी लाइन में इस चार्ज से दूर जाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे भी देखें तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में आउटवर्ड मूव कर रहा है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि किसी भी फील्ड के अंदर, यानी इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड के अंदर जब हमने एक और पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया तो वो जिस पाथ को फॉलो करता है उस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नाम देते हैं। बहुत सारी लाइंस हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कह सकते हैं। और यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या होंगी, आउटवर्ड डायरेक्टेड होंगी। इसी तरह अगर हम मान लें कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है और यहाँ पर हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिए, तो अब क्या होगा, अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये इसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो अब जो पाथ बनेगा उसको हम फील्ड लाइन की शक्ल में यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो रेडियली क्या होगी, हमेशा इनवर्ड होगी। अब इन फील्ड लाइन को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, इनका हमें फायदा क्या है? तो ये बेसिकली हमें दो चीजों के बारे में बताती है। नंबर वन, नेचर ऑफ द चार्जेस, यानी इन फील्ड लाइन से हमें पता चलता है कि जो चार्जेस हैं उनकी नेचर कैसी है, क्या वो सेम नेचर के हैं, अपोजिट नेचर के हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो कैसे हैं। दूसरा, हमें उन चार्जेस के गिर्द फील्ड की स्ट्रेंथ का पता चलता है किसी भी पॉइंट के ऊपर, कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, उसकी मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी डायरेक्शन कितनी है। तो पहले बात कर लेते हैं नेचर ऑफ द चार्जेस के बारे में। डिफरेंट तरह की नेचर ऑफ द चार्जेस को हम समझ सकते हैं। सिंगल चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, दो चार्जेस सिमिलर नेचर के हो या फिर वो अपोजिट नेचर के हो, या इसी तरह अगर हमारे पास स्फेरिकल चार्ज की बजाय एक या दो चार्जेस की बजाय एक पूरी प्लेट हो, पैरेलल प्लेट हो जो कि अपोजिटली चार्ज हो, तो हम इनके बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे आने वाली नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो हमने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा फील्ड लाइन रेडियली क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्टेड होंगी। इसका मतलब जब भी हमारे पास कुछ इस तरह का फील्ड बना पड़ा हो तो हमें समझ आ जानी चाहिए कि ये जो चार्ज है ये किस चार्ज की फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है। और अगर यहाँ पर ये इनवर्ड डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन हो तो इसका मतलब तब हमारे पास जो चार्ज है वो कैसा है, वो नेगेटिव चार्ज है। अब अगर दो सिमिलर चार्जेस, सपोज करो ये भी हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज क्यू है, तो जब भी हम यहाँ पर किसी चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को प्लेस करेंगे तो ये नेगेटिव उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब बजाय सीधी लाइन में मूव करने के वो चार्ज क्या करेगा, एक कर्व पाथ पे मूव करते हुए अपने करीब
जो उसके नेगेटिव चार्ज होगा उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और इस तरह से जब आप मल्टीपल चार्जेस को प्लेस करके इसकी पूरी की पूरी इस तरह की एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जब भी हमने चार्ज को रखा इस रीजन में तो ना तो चार्ज इस नेगेटिव चार्ज की तरफ या ना ही इसकी तरफ गया, बल्कि वो वहीं पर मौजूद रहा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद नहीं है, या दूसरे लफ्ज़ में हम कह सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही मौजूद नहीं है। तो ये रीजन कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ना हो, उसे हम नाम देते हैं न्यूट्रल जोन या फिर फील्ड फ्री रीजन का। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है दैट व्हाट इज मेंट बाय द न्यूट्रल जोन और फील्ड फ्री रीजन। अब अगर चार्जेस की नेचर अपोजिट हो, यानी एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो अब क्या होगा? सपोज करो यहां पर मैंने कोई चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज Q0, तो वो इस चार्ज पॉजिटिव की वजह से क्या होगा? रिपेल होगा, जबकि ये नेगेटिव क्या करेगा? उसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अब चार्ज एक कर्व पाथ पे मूव करते हुए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जब बहुत सारे चार्जेस को रखेंगे तो उनके पाथ को आप यहाँ पर ड्रॉ करें तो आपके पास कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी। तो ये हमें डायग्राम क्या बताती है कि हमेशा अपोजिट चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कर्व पाथ पे होंगी और हमेशा पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव की तरफ क्या होंगी? वो एंड होंगी। अब अगर स्फेरिकल चार्जेस की बजाय पैरेलल प्लेट्स मौजूद हों, यानी एक की बजाय हमने प्लेट के ऊपर बहुत सारे चार्ज को स्टोर कर दिया है, यहाँ पर नेगेटिव है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो अब जब हम यहाँ पर चार्जेस को सेम उस तरह प्लेस करते जाए पहले एक्सपेरिमेंट की तरह, तो हम देखते हैं कि इसके एजेस के ऊपर, एंड्स के ऊपर, यहाँ पे और यहाँ पे चार्ज ने कैसे मूव किया? कर्व पाथ को फॉलो किया, जबकि इसके इनर रीजन में स्ट्रेट लाइन को फॉलो किया। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर दो तरह की फील्ड बन रही है, एक यहाँ पर और एक के सेंट्रल रीजन में, यानी एक एजेस के ऊपर एक सेंट्रल रीजन में। जो सेंटर में हमारे पास फील्ड बन रही है उसको हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म फील्ड का, और जो एजेस पे बनेंगे उसको नाम देते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म से क्या मुराद है। तो पहली चीज हमने डिस्कस कर ली कि चार्जेस की नेचर के बारे में कैसे बताती है। दूसरा है किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन कैसे पता चल सकती है। तो पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का कैसे पता चलता है। देखिए इससे पहले आपने इसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। अब उसी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड को हम यहां से डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग जितनी नंबर ऑफ लाइंस किसी भी यूनिट एरिया में से परपेंडिकुलरली पास करेंगी तो उसे हम ये कहेंगे कि वहां पर वो तादाद उसकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगी। सपोज करो यहां पर आपके पास ये यूनिट एरिया, मैं मान लेता हूं कि ये क्या है? यूनिट एरिया है। इस यूनिट एरिया में से यहां पर देखो तो हमारे पास दो लाइन गुजर रही है। इसका मतलब इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या होगी? 2 यूनिट्स होगी। अगर मैं ऐसे करूं, इसको मैं करीब लेके आता जाऊं, सपोज करो मैं इसको यहां पे ले आया हूं, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने ये करीब आता जाएगा नंबर ऑफ फील्ड लाइन जिसमें पास हो रही हैं वो ज्यादा होती जा रही हैं। इसका मतलब इस रीजन में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होगी? ज्यादा पास कर रही हैं, तो यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। यानी हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा पास करेंगे उतनी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। अब सपोज करो आपके पास ये कोई एरिया है, इस एरिया में से आप देखें तो कितनी लाइन गुजर रही है? 1 2 3 4। तो इसका मतलब इस एरिया में से पास करने वाली फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी? हमारे पास 4 यूनिट्स होगी। एक चीज इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर याद रखिएगा, जितना आप क्लोजर होंगे चार्ज के उतना ही उसमें से नंबर ऑफ लाइन ज्यादा पास करेंगे, जितना उससे दूर जाते जाएंगे नंबर ऑफ लाइन उसमें गुजरने वाली कम होती जाएंगी। इसका मतलब चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्गर होगा, दूर जाते जाओगे तो उतना ही कम या वीकर होता जाएगा। दूसरा हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी, यहाँ पे देखो तो आपस में इनके दरमियान में डिस्टेंस क्या है? कम है। लेकिन जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज से दूर होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ेगा फील्ड उतना ही वीकर, जितना फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी उतना ही फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। डायरेक्शन के बारे में पहले भी हम इसको देख चुके हैं, दोबारा से बात कर लेते हैं कि अगर तो जो फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड डायरेक्टेड है, रेडियली आउटवर्ड है, इसका मतलब चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। या हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन हमेशा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड होंगी, नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड डायरेक्टेड होंगी। रेडियली मतलब स्ट्रेट लाइन आप कह सकते हैं ऐसे। अब अगर हमारे पास अपोजिट चार्जेस हैं तो वहां पर उसका हमने कहा था कि जो फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कर्व पाथ
کی شکل میں ہوتی ہیں. تو وہاں پر ہمیں فیلڈ کی ڈائریکشن کا کیسے پتا چلے گا؟ سمپل ہے بچے، کسی بھی پوائنٹ پر اگر آپ کو فیلڈ لائن کی ڈائریکشن چاہیے تو آپ اس پوائنٹ کے اوپر ایک ٹینجنٹ ڈرا کر دیں. ٹینجنٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹینجنٹ ایک ایسا خط ہے، ایک ایسی لکیر ہے جو کہ کسی بھی کرو پاتھ کو ایک پوائنٹ کے اوپر چھو کے گزرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر مجھے اس پوائنٹ اے کے اوپر، سپوز کرو یہ پوائنٹ اے ہے، یہاں پر مجھے ڈائریکشن آف الیکٹرک انٹینسٹی چاہیے، تو کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں؟ یہاں پر میں کیا کروں گا؟ ایک ٹینجنٹ ڈرا کروں گا اسٹریٹ لائن میں، تو یہ ٹینجنٹ کیا بتائے گا؟ مجھے اس کی ڈائریکشن بتائے گا. سیم اس طرح اس پوائنٹ بی کے اوپر، سپوز کرو یہ پوائنٹ بی ہے، تو یہاں پر جب میں ٹینجنٹ ڈرا کروں گا تو یہ ٹینجنٹ کیا بتائے گا؟ مجھے اس کی ڈائریکشن کے بارے میں بتائے گا. تو یاد رکھیں کہ ہمیشہ ٹینجنٹ ڈرا کر کے الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن کو فائنڈ ہم کر سکتے ہیں. لاسٹ میں ہم نے ڈسکس کرنا تھا کہ یونیفارم اور نان یونیفارم فیلڈ سے کیا مراد ہے. اب اگر ہم یونیفارم فیلڈ کو ڈیفائن کریں اس ریجن میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو الیکٹرک فیلڈ لائنز ہیں یونیفارم کے ریجن میں وہ کیا ہیں؟ آپس میں پیرلل ہیں، ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ وہ برابر ہیں، جبکہ ان کے درمیان میں ڈسٹینس بھی کیا ہے؟ اس پوائنٹ پہ بھی جتنا ڈسٹینس ہے وہی یہاں پہ بھی ہوگا، وہیں اس سے آگے بھی ہوگا. تو ایسی فیلڈ کہ جہاں پر الیکٹرک فیلڈ لائنز آپس میں پیرلل ہوں اور ان کے درمیان میں ڈسٹینس ہمیشہ سیم رہے، ویری نہ کرے، تو اسے ہم نام دیتے ہیں یونیفارم فیلڈ کا. اگر اس کے سامنے میں کوئی اسپیسیفک ایریا رکھوں، چاہے وہ یہاں پہ رکھوں، یہاں پہ رکھوں، یہاں پہ رکھوں، ہمیشہ سیم نمبر آف لائنز کیا ہوں گی اس میں سے پاس ہوں گی. نان یونیفارم کیا ہوگا؟ اس کے اپوزٹ دیکھ لیں کہ وہاں پر فیلڈ لائنز پیرلل نہیں ہوں گی اور ساتھ ہی ساتھ ان میں ڈسٹینس ویری کرے گا. یعنی یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ان کے درمیان میں جو ڈسٹینس ہے وہ کم ہے، لیکن جو ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں ڈسٹینس کیا ہوتا جا رہا ہے؟ بڑھتا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر ڈیکریز ہونا شروع ہو گیا. اس کا مطلب ان کے درمیان میں ڈسٹینس کیا ہے؟ وہ ایکول نہیں رہتا. ڈسٹینس بھی ایکول نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کیا ہے؟ پیرلل بھی نہیں ہے، یعنی کہیں نہ کہیں جا کے آپس میں یہ کراس ضرور کریں گی. تو ایسے فیلڈ کو ہم نام دیتے ہیں نان یونیفارم فیلڈ کا. اب لاسٹ میں سمرائز کر لیتے ہیں اس پورے کانسیپٹ کو. سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھا کہ ہمیشہ جو فیلڈ لائن ہے پازیٹیو سے سٹارٹ ہوں گی اور نیگیٹو پہ کیا ہوگی؟ اینڈ ہوگی. پھر ہم نے یہ چیز ڈسکس کی کہ جتنی فیلڈ لائنز آپس میں کلوزر ہیں اس کا مطلب وہاں پر فیلڈ اسٹرانگر، اور جتنی ایک دوسرے سے اپارٹ ہوں گی، ڈسٹینس کے اوپر موجود ہوں گی، اتنا ہی ان فیلڈ وہاں پر کیا ہوگا؟ ویکر ہوگا. ڈائریکشن کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ٹینجنٹ ڈرا کر کے ہم کسی بھی پوائنٹ کے اوپر الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن کو فائنڈ کر سکتے ہیں. لاسٹ بہت ہی امپورٹنٹ، جہاں پر شارٹ کوسچن بنتا ہے کہ الیکٹرک فیلڈ لائنز ہیز اونلی ون ڈائریکشن وائی. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹرک فیلڈ لائنز نیور کراس ایچ ادر وائی. الیکٹرک فیلڈ لائنز ایک دوسرے کو کراس نہیں کرتی، انٹرسیکٹ نہیں کرتی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بچے سمپل سی وجہ ہے. اگر ایسا ہو جائے کہ الیکٹرک فیلڈ لائنز آپس میں کراس کرنا شروع کر دیں، مثال کے طور پہ سپوز کرو ایک ہمارے پاس یہ فیلڈ لائن ہے اور ایک دوسری فیلڈ لائن اس طرح اس کو کراس کر رہی ہے. میں مان لیتا ہوں یہ کراس کر رہی ہے. اگر یہ کراس نہیں کرتی تو اب ہوگا کیا؟ اگر یہ کراس کر رہی ہیں تو میں اگر ڈرا کروں جہاں پر اس پوائنٹ کے اوپر مجھے فیلڈ کی ڈائریکشن چاہیے تو مجھے ٹینجنٹ ڈرا کرنا پڑے گا. جب ٹینجنٹ ڈرا کرتا ہوں تو دو ٹینجنٹ ہو سکتے ہیں، ایک اس پوائنٹ کو ٹچ کر کے اس سائڈ پہ لائن گزرے گی، دوسری اس سائڈ پہ گزرے گی. اب دیکھو اس ایک پوائنٹ کے اوپر دو ٹینجنٹ آ گئے، ڈائریکشن کیا ہو گئی؟ دو. اب چونکہ الیکٹرک انٹینسٹی ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے اور ویکٹر کی کسی بھی پوائنٹ کے اوپر کسی بھی ایک لمحے میں ہمیشہ ڈائریکشن کیا رہتی ہے؟ ایک رہتی ہے، دو نہیں ہو سکتی. فزیکلی پاسبل نہیں ہے کہ ایک چیز کی ڈائریکشن ایک ہی وقت میں دو طرف ہو. تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرک فیلڈ لائنز کبھی بھی آپس میں کراس نہیں کرتی. کیوں؟ اگر کراس کرتی ہیں تو پھر ڈائریکشن دو ہوگی جو کہ ویکٹر کوانٹٹی کے لیے فزیکل پاسبل نہیں ہے. نیکسٹ لیکچر تک فی امان اللہ، خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.